दामिनी मैम, वेलकम टू द आरजे करियर पॉइंट। स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि कहाँ से आपने स्टार्टिंग की और कब से आप प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं और कितना टाइम पीरियड आपको हुआ था प्रिपरेशन करते हुए, जिसके बाद में आपने ये बहुत अच्छी रैंक जो ऑल इंडिया रैंक 29 है वो आपने अचीव की है। तो आप स्टूडेंट्स को एक बार गाइडेंस दीजिएगा इसके बारे में। Hello everyone, my name is Kamini Thakur and I belong to district Mandi, Himachal Pradesh. मैंने अपनी जर्नी नॉर्सेट की कोचिंग के लिए शुरू करी थी जनवरी 2022 में, जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जैसे कॉलेज कंप्लीट होने के बाद हमें नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करना था, तो उसके लिए आरजे करियर पॉइंट मैंने चूज करा। तो मैंने जनवरी 2022 से ही आरजे करियर पॉइंट को चूज करा और उसी के साथ उन्हीं की जो क्लासेस थी उन्हीं को अटेंड करके अपनी पूरी जर्नी नॉर्सेट 2022 के लिए कंप्लीट करी। तो मतलब आपका डेली का क्या स्ट्रेटजी रहता था कि मुझे दिन में 10-12 घंटे पढ़ने हैं या 6-7 घंटे भी सफिशिएंट होते हैं स्टूडेंट के लिए, यानी क्लासेस के अलावा किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्शन के लिए कितना टाइम उसकी स्टडी को देना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स हर बार पूछते हैं कि सर हम डेली कितने आवर स्टडी करें कि हमारा सिलेक्शन सिक्योर हो सके, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि आर्ट्स मैटर नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने फॉलो करी थी, आई यूज्ड टू राइट ऑल दी टास्क जो कि मेरे को एक दिन में कंप्लीट करने थे। कोचिंग के द्वारा जो कंटेंट दिया जाता है डेली से। हाँ जी सर, उसी के रिगार्डिंग जैसे मैंने आज कौन सी क्लास अटेंड करनी है, कौन से नोट्स रिवाइज करने हैं, उसके बाद कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कौन सी चीज फिर से रिवाइज करनी है, ये सारी चीजें मैं सुबह या फिर पिछली रात को ही एक लिख के रखती थी और अगले दिन पूरे फोकस के साथ सिर्फ उसी दिन पे फोकस करके सारे टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करती थी। मतलब डेली बेसिस पर आपको जितना कंटेंट दिया जा रहा है कोचिंग के द्वारा उसको आप डेली बेसिस पर कंप्लीट कर रहे थे। यस सर। अच्छा, तो एक दूसरा मोटिव बच्चों के सामने जो क्वेश्चन निकल के आता है कि सर एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद में हम जो पढ़ी हुई चीजें हैं उनको भूल जाते हैं, तो कैसे उसको हमें लंबे समय तक याद रख सकें, कैसी हमारे रिवीजन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जहां से हम एक बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जहां तक चीजें भूलने की बात है तो उसके लिए तो रिवीजन इज मस्ट। एक सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स बार बार करते हैं कि सर हम एक फिक्स टाइम के बाद में पढ़ी हुई चीजों को भूल जाते हैं, तो क्या हमें उसके लिए एक टास्क करना चाहिए? क्या एक फिक्स टाइम के बाद में उसको रिवीजन करें या फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के द्वारा उसको ज्यादा टाइम तक मेमोराइज कर सकते हैं? तो वो आपने सब कैसे फॉलो किया कि आप चीजों को लंबे समय तक कैसे याद रख पा रहे थे? सर जैसे आपने बताया कि चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन चाहिए होता है। जो चीज मैंने फॉलो करी थी मैं वो शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं क्लासेस को अटेंड करके उनको रिवाइज करती थी डेली बेसिस पे। उसके बाद जैसे ही आरजे की तरफ से जो टेस्ट पुटअप्स होते थे, जो हमारी C1 बैच की टेस्ट सीरीज थी, जब जिस दिन टेस्ट शेड्यूल होता था उससे पहले मैं एक बार फिर से उसको रिवाइज करती थी। जो भी उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार हर एक क्वेश्चंस को करती थी। जैसे एक बुक एक बार कर दी, उसको टेस्ट से पहले एक बार फिर से कर लिया। सर इस तरह की स्ट्रेटजी ये होता था कि आपको किसी से मान लीजिए जीए टॉपिक आपको पढ़ाया गया है तो उसको टेस्ट के साथ अटेम्प्ट करने से पहले आप उसकी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लेते। यस सर। और टेस्ट में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने से पहले कुछ बुक्स वगैरह रेफर करते होंगे कि सर कि जहां से आपको क्वेश्चन एक बार एक टाइम के लिए, ताकि आप उस चीज को और भी बेटर तरीके से क्लियर कर सके। तो बुक से क्वेश्चन करना आपके लिए कितना क्या बेनिफिशियल रहा उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? क्योंकि बहुत से बच्चे ये भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि सर कौन सी बुक से हम क्वेश्चन मोस्टली प्रेफर करें और कौन सी बुक सही है, कौन सी बुक में क्वेश्चन मिस्टेक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बच्चों को कई बार कंफ्यूज कर देती है। तो मतलब आपने टेस्ट के साथ साथ में बुक्स को भी प्रेफर किया होगा, तो उसके बारे में आप कुछ बता दीजिएगा। डेली बेसिस पर एक स्टूडेंट को कितने का क्वेश्चन अटेम्प्ट या कितने क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए? कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर हम डेली 200 300 400 क्वेश्चन सोल्व करें या फिर टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करें कि जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके अकॉर्डिंग। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो की? सर मैं पहले बुक्स के बारे में बताना चाहूंगी। मैंने बेसिक से शुरू करा था क्योंकि फ्रेशर्स थी मैं, तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो मैंने पीआर यादव सबसे पहले करी, जो डेली बेसिस पे कोचिंग के साथ करी। इसके साथ ही मैंने एक स्टैंडर्ड बुक एनक्लेक्स के क्वेश्चन करे और उसके की पॉइंट्स पढ़े साथ में नोट्स के साथ। एंड सर इसके अलावा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
उनके रिगार्डिंग मैंने टारगेट हाई भी सॉल्व करे। अगर मेरे पास टाइम था तो मैंने टारगेट भी साथ में कंप्लीट करे। वो टाइम के अकॉर्डिंग था कि कितना टाइम है इसके हिसाब से। और इसके अलावा सर मैंने जो टेस्ट हमारे शेड्यूल होते थे उनके उन्हीं के स्ट्रेटजीज के हिसाब से ही सारे दिए हैं। जैसे कि एक टेस्ट शेड्यूल हो गया तो उससे पहले जो भी टॉपिक था उसी के कंप्लीट क्वेश्चंस करके एटलीस्ट 2 टाइम, क्योंकि एक बार करके याद नहीं रहती हैं चीजें, तो इसलिए मैंने 2 बार वो क्वेश्चन करे और फिर वही टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करा। तो मतलब आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो कितने मंथ का ड्यूरेशन होगा कि आपने कंटिन्यू प्रिपरेशन की 2022 के लिए, मतलब 6 महीने 8 महीने या फिर साल भर, वो कितना ड्यूरेशन रहा होगा एटलीस्ट? सर ड्यूरेशन मैंने जनवरी एंड से शुरू करा था। जनवरी एंड 2022 से शुरू करा था। 22 से शुरू करा था और एग्जाम तक आपका कंटिन्यू था? एग्जाम तक मेरा कंटिन्यू रहा सर। अच्छा, सितंबर, जनवरी टू सितंबर ये आपका ड्यूरेशन था जिसमें आप कंटिन्यू प्रिपेयर कर रहे थे। तो जनवरी एंड मतलब फरवरी। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, इसके लिए कुछ? सर ये मेरा फर्स्ट एग्जाम था, मतलब नर्सिंग के पास करने के बाद एक्चुअली में ये मेरा फर्स्ट ही एग्जाम। अच्छा, ये आपका फर्स्ट एग्जाम था और ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। हां जी सर। तो मतलब कॉलेज पास आउट करने के बाद में आपने डायरेक्टली पहला एग्जाम जो दिया वो नॉर्थ 2022 दिया और इसके अंदर आपकी ओरिजिनल रैंक 29 बनी। यस सर। मतलब ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी आपने फॉलो की जिसके रेफरेंस में आपने ये रैंक अचीव कर पाए हैं। तो इसी के साथ में अगर बात करें, स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन वो भी रहता है कि सर हम जो नोट्स हमें दिए जाते हैं या फिर हमें कोचिंग के अंदर जो नोट्स बनाए जाते हैं, क्या हम उन्हीं नोट्स के द्वारा थ्योरी को रिवाइज करें या फिर उसके अलावा हमें कोई टेक्स्ट बुक रेफर करनी चाहिए या फिर हमें हमारे कुछ की नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स जिन्हें हम रिवाइज कर सके उनको हमें फॉलो करना चाहिए? तो नोट्स के रिगार्डिंग यानी आपके लिए आपने जो नोट्स को फॉलो किया होगा या फिर उसके अलावा आपने कोई की नोट्स वगैरह बनाए या किसी बुक से आपने प्रिपेयर किया, तो उसके लिए क्या कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? सर मुझे भी पहले यही लगता था कि टेक्स्ट बुक या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना सिलेक्शन नहीं होता है। तो मेरी शुरू में यही स्ट्रेटेजी मैं सोच के आई थी कि एक स्टैंडर्ड बुक जैसे एनक्लेक्स रख लेंगे, साथ में कोचिंग की वीडियोस देख लेंगे और मेन तो एनक्लेक्स ही पढ़नी है। बट सर जब मैंने आरजे की फर्स्ट क्लास अटेम्प्ट करी, मतलब सीपीआर की क्लास थी, मुझे अभी भी याद है, तो उसकी 2 से 3 क्लासेस में सीपीआर कंप्लीट था। जैसे ही सीपीआर कंप्लीट हुआ मुझे पता लग गया कि एनक्लेक्स से ज़्यादा डाटा और बहुत ज़्यादा रिफाइंड डाटा, मतलब जो कि काम की चीज़ें नहीं है उनको छोड़ के बिल्कुल काम वाली चीज़, वो कंटेंट दिया गया। सर फिर मैंने एनक्लेक्स से सिर्फ क्वेश्चंस करे और जो उसके की पॉइंट्स थे, जैसे हाइलाइटेड जो पॉइंट्स थे उनको एक बार पढ़ा उनको और वो नोट्स में ऐड करे। बाकी सर जो जैसे हम अच्छा, साथ-साथ में हम नोट्स में ऐड करते चले जाते हैं। हाँ सर बहुत कम चीजें बचती थी ऐड करने के लिए, हार्डली 5-6 पॉइंट्स बचते थे, तो कभी-कभी तो वो भी नहीं बचते थे। मतलब नोट्स बहुत ज़्यादा कंप्लीट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंप्लीट थे। और इसके अलावा सर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स, एमसीक्यू की बुक्स करते थे, तो उनमें कोई क्वेश्चन नया मिल गया या फिर कोई नया कंसेप्ट मिल गया, उसके रिगार्डिंग भी मैं अपने नोट्स में ऐड करती रहती हूँ। नोट्स में ऐड करते। उसके अलावा आपने कोई शॉर्ट नोट्स टाइप, जैसे मान लीजिए फंडामेंटल के आपने पूरे कंप्लीट नोट्स आपको लिखा दिए गए, वो आपने रिवीजन किए, उसके रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसके अलावा फंडामेंटल में आपने कोई एमसीक्यूज की कोई शॉर्ट ट्रिक या आपने या फिर हो सकता है कोई शॉर्ट की नोट्स के में आपने बनाया जो एग्जाम में आपको बेनिफिशियल दिया हो या फिर एग्जाम के अंदर आपको जो बेनिफिट दे सके, ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपने फॉलो की थी? सर ये चीज मैंने तब फॉलो करी थी जब नॉर्सेट का नोटिफिकेशन आ चुका था। सर उस टाइम पे मैंने एक बार फिर से सारी थ्योरी कंप्लीट रिवाइज करी। उसके साथ ही सर बहुत सी चीजें ऐसी थी जो भूल जा रहे थे बार-बार। अच्छा, ऐसी चीजें जो डाटा वाली चीजें जो आप बार-बार वो आपको रिवीजन करना होगा, वो मेमोराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो उनके आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे और वो बहुत ज्यादा शॉर्ट थे, मतलब कि इतने शॉर्ट थे कि 10 पेज का डाटा मैंने हाफ या 1 पेज पे ही लिखा था, जो मैं भूल रही थी चीजें सिर्फ बार-बार आपको रिवीजन करने के लिए उनको लिख लिया। तो एक और एक जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर कि क्या सर हम सेल्फ स्टडी करना ज्यादा बेटर रहता है या फिर हम कहीं से कोचिंग ले लेना ज्यादा बेटर रहता है? तो एक क्या एडवांटेज आपको मिला होगा कि आपने जो कोचिंग ज्वाइन की है उसमें आपको कुछ एडवांटेज मिला या फिर वो आप सेल्फ से भी कोई स्टूडेंट कर सकता है, तो उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस बच्चे को मिल सकता है, वो चीज आप थोड़ा एक बार बता दीजिए स्टूडेंट्स को कि क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। ओवरऑल चाहे बच्चा कहीं से कोचिंग करता है तो उसको क्या एडवांटेज मिलेगा, एक स्टूडेंट वो जो कोचिंग नहीं करता है केवल सेल्फ से स्टडी कर रहा है, तो दोनों के अंदर यानी कहां पर हो सकता है कई बच्चे को थोड़ा बहुत
टाइम का बेनिफिट मिल जाए, हो सकता है कुछ बच्चे को कि चीजें समझने के लिए कितना क्या इजी रहता है, क्या आपको वे मिला, इस चीज के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर शुरू के जब मैंने कोचिंग करी थी, शुरू के 10-15 दिन, मतलब अभी मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने सेल्फ स्टडी करना शुरू अच्छा, करा आपने था। पहले सेल्फ स्टडी करना हाँ, स्टार्ट किया? 10 दिन पहले से मैंने शुरू करा था। सर उन 10 दिनों में जो मैंने पढ़ा कंटेंट वो ठीक था, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहेगा उसका एग्जाम नहीं निकलेगा, निकल सकता है, बट कोचिंग एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है और सेकंड हमें बहुत रिफाइंड डाटा मिलता है क्योंकि जो फैकल्टी है वो एक्सपर्ट है। इसलिए सर मेरा ये मानना है कि अगर आप फ्रेशर हैं और आपको कम टाइम में सिलेक्शन लेना है और आपके पास कोई खास डायरेक्शन नहीं है, आपको पता नहीं है, जैसे मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो उसके लिए कोचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, वो मतलब बार-बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, शेड्यूल नहीं है उसका, उसके लिए भी कोचिंग इम्पोर्टेंट है सर। मतलब कहीं न कहीं एक टाइम सेविंग प्रोसेस जो है, यस सर। वो काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट रखती है और इसी के साथ-साथ बच्चे को जैसे अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स को एक वे मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है कि आपको कौन से ट्रैक पर चलना है। कई बार स्टूडेंट क्या होता है मेडिकल फील्ड के अंदर की बहुत सारी बुक्स है, कौन सी बुक मुझे पढ़नी चाहिए और एक डिफाइंड डाटा की बात करें तो क्योंकि मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होती हैं जहाँ पर बच्चा कंफ्यूज भी रहता है कि कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी वैल्यू रॉन्ग है, तो वो सारी चीजें बच्चों को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गाइडेंस के रूप में मिलती रहती है। यस सर। मतलब 7-8 महीने की आपकी जो प्रिपरेशन थी वो ही आपकी सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट रही होगी। यस सर। सर मैंने सिर्फ आरजे के ही नोट्स पढ़े थे। अच्छा। उसके अलावा मैंने जो छोटे-छोटे पॉइंट्स थे वो ऐड करे थे। उसके अलावा सर मैंने टेस्ट सीरीज दी थी। आरजे की टेस्ट सीरीज दी थी और सर जो C1 बैच के साथ जो टेस्ट सीरीज मिली थी, वो सारे टेस्ट सर मैंने बहुत मतलब मन से अटेम्प्ट करे थे। बिल्कुल ऐसे नहीं करा था कि टेस्ट था तो बिना पढ़े दे दिया। एक चीज और जैसे मान लीजिए क्लासेस के साथ-साथ आपके टेस्ट कंडक्ट करवा रहे थे यस सर। और जहाँ तक मुझे पता है C1 बैच में समथिंग 170 के आसपास स्टूडेंट थे, 170 180 स्टूडेंट। तो टेस्ट की रैंकिंग में आपकी क्या रैंक रहती थी? यानी जैसे जो सब्जेक्ट वाइज आपके टेस्ट हुआ करते थे, तो उनमें आपकी क्या रैंक होती थी? यानी टॉप 1 2 3 में आप रहते थे या फिर टॉप 10 में रहते थे या फिर उससे आगे पीछे जो भी है? सर मैक्सिमम जो टेस्ट थे हमारे उसमें टॉप 3 में रैंक मेरी रहती अच्छा, थी। टॉप 3 में आपकी रैंक। हाँ जी सर। लेकिन कुछ-कुछ टेस्ट ऐसे होते थे जिसमें कोई पॉइंट्स या फिर कोई टॉपिक वीक रह गया, तो उसमें 7, 8, 9 तक भी रैंक आ जाती थी कई बार। तो मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है और इन क्लास अगर उसकी रैंक अगर मान लीजिएगा कभी 10 या फिर 10 के बाहर भी अगर जा रही है, तो मतलब वो ये ना सोचे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। नहीं सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी की रैंक अगर खराब आ रही है तो उसका सिलेक्शन मतलब नहीं अगर होगा। क्लास टेस्ट में अगर मान लीजिए कई बार बच्चे के साथ ऐसा होता है जो बच्चा कंटिन्यू 1 2 3 रैंक पर रहता है और किसी टेस्ट में उसकी रैंक अगर मान लीजिए 10 12 15 तक आ जाती है, तो वहां पर बच्चा थोड़ा डीमोटिवेट फील करता है। तो मतलब उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी टेस्ट में मेरी रैंक अगर 10 12 15 तक आ रही है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। मतलब वो एफर्ट करेगा तो वो आराम से उस एग्जाम को निकाल सकता है। यस सर, बिल्कुल। अब देखिए मान लीजिए अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है जो अभी मान लीजिए जिसने रिसेंटली पास आउट किया, तो वो स्टूडेंट क्या स्ट्रेटेजी, तो इन सभी कन्वर्सेशन के बाद में और क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि कैसे वो प्रिपेयर करें और क्या स्ट्रेटेजी वो फॉलो करें? पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी, आप स्लो शुरू करिए, मतलब ज़रूरी नहीं कि शुरू से ही आप 10 घंटे पढ़ें, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ें, धीरे-धीरे आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाएँ। जैसे जो ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो एक लंबे मैराथन के जैसे होता है। अगर हम शुरू में बहुत ज़्यादा भागेंगे तो हम एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे और हम बीच में ही रुक जाएँगे। एंड तक कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी हमारे पास। तो इसलिए धीरे-धीरे अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएँ और अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करें। और जैसे ही एग्ज़ाम पास में आएगा, जैसे 1 महीना, 2 महीना, तो अपने स्टडी आवर्स को मैक्सिमम लेके जाएँ। और उस टाइम पे काफ़ी एड्रेनलिन रश होता है बॉडी में, तो वो स्टडी आवर्स वैसे भी इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो यही गाइडेंस मैं देना चाहूँगी। इसके अलावा एक और चीज़, किसी भी स्टूडेंट की तैयारी 100% नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कॉम्पिटिशन के जब हम तैयारी करते हैं कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो सही नहीं है या फिर जो हम पढ़ रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड रखिए और उन्हें बार-बार पढ़िए। क्योंकि जब हम एक चीज़ को बार-बार पढ़ते हैं तो उससे हमारी रिटेंशन पावर इंक्रीज़ होगी और ध्यान बहुत ज़्यादा इधर-उधर नहीं जाएगा, साथ ही में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा।
अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से डाटा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और उसको हम रिमेम्बर नहीं कर पाएँगे। इसलिए कम पढ़िए, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनके कंटेंट पे ट्रस्ट करिए और हो सके तो थोड़ा बहुत अपना ऐड करिए और अपनी जो स्टडी है उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखें। मतलब कंटिन्यू आपको जब मान लीजिए आपने 7-8 महीने की प्रिपरेशन की, वहां पे आपका स्टडी शेड्यूल बिल्कुल कंटिन्यू था, मतलब विदाउट एनी ब्रेक। यस सर, स्टडी शेड्यूल मेरा कंटिन्यू था, लेकिन शुरू-शुरू में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा थी। जैसे शुरू में शुरू करा मैंने तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता किसी भी फ्रेशर के लिए, इतना आइडिया भी नहीं होता कि कितने आवर्स पढ़ना है। स्पेशली जो आरसी करियर पॉइंट की तरफ से प्री एग्ज़ाम पोर्टल शुरू किया गया था, वहाँ से बहुत ही सर एक्चुअल एनालिसिस हमें देखने को मिला कि कितने स्टूडेंट भीड़ में हमसे आगे हैं और हमें अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करने की कितनी ज़रूरत है। सर इसलिए मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नॉर्सेट क्लियर करना है, प्लीज़ प्री एग्ज़ाम पोर्टल जो टेस्ट है उसमें अपना एनालिसिस करिए, या आप कहीं भी कोई भी ऐसा जो बहुत ज़्यादा मास स्केल पे कोई अगर टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, उन टेस्ट को आप ज़रूर दीजिए, उससे आपको अपने कॉम्पिटिशन का एक आइडिया लगेगा। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रही और इसके अकॉर्डिंग आपने कंप्लीट अपनी जर्नी को कंप्लीट अप किया और आज आपकी जो रैंक रही वो ऑल इंडिया रैंक, जैसे आप सभी को पता है, 29 रही। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट को इनसे मिलकर काफी कुछ सीखने को मिला होगा, एक गाइडेंस आपको मिला होगा कि कैसे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और देखिए, सक्सेस की अगर बात करते हैं तो एक दिन में आपको नहीं मिलती, लेकिन एक दिन आपको डेफिनेटली मिल जाती है। यही आपको ये सारी चीजें सीखने को मिली है। तो कंटिन्यू आप, अगर मान लीजिए आज से आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता 6 महीने 7 महीने 8 महीने, वहां पर आपकी स्टडी कंटिन्यू होनी चाहिए। हो सकता है किसी दिन अगर मान लीजिए आप रेगुलर 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है किसी दिन आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तभी आप उस सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट।